औरंगाबाद फतह के लिए बीजेपी का आज से 2 दिन तक चिंतन। अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। मुंडका अग्निकांड में पुलिस को सफलता। आग लगने वाली बिल्डिंग का मालिक मनीष लाकड़ा गिरफ्तार। हादसे में गई थी 27 लोगों की जान। पटना आएंगे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। 7 जून को पटना आगमन को लेकर तैयारियां तेज। गांधी सेतु के पूर्वी लेन का करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बता देते हैं, ज्ञान व्यापी मस्जिद के गुंबदों का सर्वे खत्म हो गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ज्ञान व्यापी मस्जिद के गुंबदों का सर्वे खत्म हो गया है। पश्चिमी दीवारों का भी सर्वे पूरा हो गया है। तो देखिए, पश्चिमी दीवारों का भी सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे के लिए मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला है और इसके बाद सर्वे की गई है। दरअसल बात करें तो आज ही ज्ञान व्यापी में सर्वे पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आज बड़ी खबर बता रहे हैं, ज्ञान व्यापी मस्जिद के गुंबदों का सर्वे खत्म हो गया है। सुबह से ही भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। मस्जिद में प्रवेश जो थी वो भी वर्जित थी और आज दूसरे दिन सर्वे हुई है, वो खत्म हो चुकी है। और ये भी माना जा रहा है कि सर्वे पूरी तरीके से आज ही खत्म हो जाएगा। आज ही ज्ञान व्यापी में सर्वे पूरी तरीके से खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर बात करें तो ज्ञान व्यापी मस्जिद के गुंबदों का सर्वे आज खत्म हुआ है। पश्चिमी दीवारों का भी सर्वे पूरा हो चुका है। पुलिस प्रशासन वहां पर अलर्ट मुस्तैद दिखी, किसी भी तरीके की कोई घटना ना घटे सर्वे के दौरान। इसको लेकर भी वहां पर पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद दिखी और ऐसे में मुस्लिम पक्ष ने पूरा समर्थन किया है और आज ही ज्ञान व्यापी में सर्वे पूरे होने की उम्मीद है। गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। पार्टी चुनाव की तैयारियों के तहत आज से चिंतन शिविर करेगी। 2 दिवसीय चिंतन शिविर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हो रहा है। शिविर में भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद रहेंगे। बैठक में सरकार और संगठन के अब तक के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। शिविर में आगामी विधानसभा चुनाव का रोडमैप तय किया जाएगा। इसमें निकट भविष्य में पार्टी के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी। चिंतन बैठक में 40 प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। 2 दिवसीय विचार विमर्श बैठक में जल्द चुनाव समाप्त होने पर बोर्ड निगम पर चर्चा होगी। चिंतन बैठक में बोर्ड निगमों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। निगम के लिए प्राप्त 1400 बायोडेटा से बोर्ड अंतिम मोहर लगा सकता है और 98 बोर्ड के अध्यक्ष वार निगम के अध्यक्ष और निर्देशक तैयार हो सकते हैं। तो देखिए, अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता जो हैं वो आज मौजूद रहने वाले हैं और चिंतन होगी, यानी कि गुजरात में किस तरीके से फतेह हासिल किया जाए, गुजरात में किस तरीके से पार्टी को और मजबूत किया जाए, लोगों के बीच किस तरीके से पकड़ बनाया जाए, इसको लेकर आज बैठक में चर्चा हो सकती है। इस बैठक में कई सारे दिग्गज नेता जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह की अगर बात करें तो हर चुनाव में वो जिस तरीके से रणनीति बनाते आए हैं, बात उन दिनों की करें जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर की अगर जिक्र करें तो अमित शाह की रणनीति और नीति की वजह से ही आज स्थितियां ऐसी हैं और एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर खुद अमित शाह माने जाते हैं। आज बैठक होगी, गुजरात में किस तरीके से चिंतन करना है, कैसे स्थितियां जो हैं उन पर लोगों को भरोसा जताना है और लोगों का भरोसा जीतना है, साथ ही साथ पार्टी को किस तरीके से और मजबूत करना है, इस पर विचार होगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे के दौरान गोरखनाथ स्पोर्ट्स
कॉलेज 4 लेन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा कि अधिकारी समयबद्ध ढंग से और पूरी गुणवत्ता के साथ गोरखनाथ मंदिर में से स्पोर्ट्स कॉलेज तक निर्माणाधीन 4 लेन सड़क का काम सुनिश्चित करें। इसके अलावा देवरिया बाईपास मार्ग पर बन रहे नाला का निर्माण कार्य को लेकर भी निर्देश दिया गया ताकि लोगों को आवागमन में और सहूलियत मिल सके। इस मौके पर महापौरा सीताराम जायसवाल, जिलाधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आगरा के एसएन इमरजेंसी में अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने तीमारदारों से पूछताछ की और यहां की व्यवस्था का जायजा लिया है। बता दें कि यहां एक मरीज को बाहर निकाल दिया गया था, जिसे स्वास्थ्य मंत्री ने दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश भी दिए। तो डिप्टी सीएम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। ब्रजेश पाठक ने अस्पताल के हालात का जायजा लिया और जहां भी कमी दिखी उसे ठीक करने के निर्देश उन्होंने दिए। साथ ही साथ एक मरीज को भी डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके बाद अस्पताल में उन्होंने दोबारा से उसे भर्ती कराया और जो भी कमियां हैं अस्पताल में उसे दुरुस्त करने को लेकर उन्होंने निर्देश दिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के देखरेख में रायबरेली के दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अब्दुल शहीद ने किया है। उद्घाटन सत्र के संबोधन के दौरान अध्यक्ष शाहिद ने लोक अदालत की महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जनता को अपने वादों के निस्तारण का यह एक सशक्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर निस्तारित मामलों की कहीं और अपील नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं या किसी पक्षकारों के मध्य में कोई वाद उत्पन्न हो सकता है, प्री लिटिगेशन और पेंडिंग लिटिगेशन, इन दोनों वादों का निस्तारण हम लोक अदालत के माध्यम से करते हैं। हमारी विगत जो लोक अदालत हुई है उसमें 11 करोड़ 21 लाख बैंक रिकवरी हुई है, 75 लाख जो कंपाउंडेबल केसेस हैं फौजदारी के उसमें सेटल्ड हुए हैं। जो मोटर एक्सीडेंट के केस हैं उसमें 3 करोड़ 32 लाख का क्लेमेंट्स को मिला है और जो चेक बाउंस के केसेस हैं उसमें 13 लाख 23 हज़ार उनको दिलाया गया है और जो अदर दीवानी के बाद हैं उसमें तकरीबन 70 लाख का। बस्ती जिले में आरटीआई कार्यकर्ता सुदृष्ट नारायण तिवारी ने आरटीओ विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरटीआई कर बस्ती की सभी बाजारों में बाइक के सब डीलरों की जानकारी मांगी, जिसके जवाब में 7 ऑथराइज्ड डीलरों के नाम रजिस्टर्ड मिले हैं। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा जनपद में सभी बाइक डीलरों के सब डीलर बनाए गए हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। बाइक शोरूम के डीलरों ने मनमाने तरीके से जिले भर में सब डीलर बना दिए हैं, जिसकी वजह से बाइक के दाम में अंतर रहता है, जो कस्टमर हैं उनको नुकसान होता है। जिसके बाद डीएम ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि एक शिकायत में इस तरह के मामले सामने आए हैं और जांच आरटीओ को दी गई है। तो आरटीओ ने अपने पत्र के माध्यम से हमको जानकारी दिया कि 9 डीलर हैं और सब डीलर के बारे में उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय में के अभिलेख में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कोई सब डीलर जिले में हो, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हर मार्केट में 3, 4, 5 कंपनियों के सब डीलर दुकानें 2 पहिया वाहनों के खुली हुई हैं। इस पर हमने जिलाधिकारी बस्ती को एक कंप्लेंट भी किया। जो ये सब डीलर्स वाला मैटर है, इसकी अभी एक जांच जो है एआरटीओ के पास भेजी गई है और इसका क्या प्रावधान है इस संबंध में जांच करके उचित कार्रवाई करी जाएगी। सहारनपुर पुलिस प्रशासन ने पूर्व एमएलसी और अवैध खनन के आरोपी हाजी इकबाल की
1350 बीघा संपत्ति को कुर्की कर लिया है। जब्त की गई संपत्ति की कीमत करीब 107 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक दिन पहले ही हाजी इकबाल के बेटे को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गैंगस्टर के मामले में पुलिस को हाजी इकबाल और उनके अन्य पुत्रों की तलाश है। अवैध खनन के बूते अपना साम्राज्य खड़ा कर अकूत संपत्ति के मालिक बने हाजी इकबाल पर भाजपा सरकार के शासनकाल में लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर द्वारा एसआईटी का गठन कर जांच और कार्रवाई की जा रही है। हाजी इकबाल के नौकर नसीम की करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन ने पहले ही जब्त किया हुआ है। एसआईटी द्वारा हाजी इकबाल की करीब 125 बेनामी संपत्तियों को चिन्हित किया गया था। इसकी कीमत 107 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल एसपी देहात सूरज राय की अगुवाई में इन संपत्तियों को जब्त किया गया। मुकदमा अपराध संख्या 83/22 थाना मिर्जापुर, जो कि 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग मोहम्मद इकबाल एवं इनके 4 पुत्रों के विरुद्ध यहाँ दर्ज था। इस मुकदमे के विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया कि मोहम्मद इकबाल और इसके 4 पुत्र इन्होंने अपराध करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। कौशाम्बी पुलिस एक बार फिर से सवालिए घेरे में है और दरअसल कौशाम्बी के थाना सोई ने इलाके के तिलोकपुर के रंजीत कुमार शर्मा ने एसपी को तहरीर देते हुए यह बताया है कि रंजीत और उसकी पत्नी के बीच पैसे को लेकर विवाद शुरू हुआ था। विवाद पत्नी ने पुलिस से शिकायत की तो सिपाही योगेंद्र कुमार ने रंजीत को थाने में बुलाकर जमकर मारा पीटा और इतना ही नहीं, रंजीत अधमरा हो गया। इसके बाद सिपाही ने उसके सर के बाल भी मुंडवा दिए। पीड़ित रंजीत कुमार की मां ने बताया है कि उसके बेटे के साथ अन्याय किया जा रहा है, तो वहीं पीड़ित रंजीत के भाई ने बताया कि उसके भाई की हालत बिगड़ती जा रही है। पुलिस ने मेडिकल नहीं करवाया है, जिसके बाद पीड़ित सीएम योगी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पत्नी से लड़ाई हुई साहब, मेरी पत्नी उसको मारा भी नहीं, चली गई। घंटे 2 घंटे बाद मैं उसको बुलाने के लिए गया, मैं मारा गरियाया नहीं हूँ, बुलाने के जा रहा हूँ, आ जाएगी। उसको बुलाने गया, साला भी मुझको बाल पकड़ के खूब लात जूता से साले की औरत, साले का बेटा सब मिलके खूब मारे। पुलिस वाले उठा करके बच्चों को मोरे बेल्टन से मारा, पकड़ के खूब मारा, उसको बाहर में घोट लिया। मैं थाने पर लिखा के दिया, वो भी नहीं सुनाई भाई साहब, हुआ भी गया, हुआ भी नहीं सुनाई भाई। आज साहब तुम्हारी मैं मदद नहीं रहा। मेरे भाई के साले ने मेरे भाई को खूब मारा और मेरे मम्मी भी बीच बचारों में करने के लिए गई, मेरे मम्मी को भी मारा। और वो लोगों ने थाने में FIR किया, पुलिस आई, मेरे भाई को पकड़ ले गई। सिद्धार्थनगर के सदर थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर कुरारा गांव में गोली लगने से महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस की टीम उनके घर आई और महिला के बेटे को अपने साथ लेकर जाने लगी। तभी महिला ने इसका विरोध किया तो पुलिस वालों ने उन पर गोली चला दी। वहीं मामले में उपाधीक्षक प्रदीप कुमार यादव ने बताया है कि दबिश देने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की और गोली भी चलाई। बचाव में पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई, जिसमें एक महिला को गोली लगी। एटा में हजारों करोड़ों रुपए से बन रही जवाहर तपीय परियोजना में काम कर रहे मजदूर अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई के टैंक में गिर गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और परियोजना में काम कर रहे सैकड़ों मजदूर की मदद से जमीन के अंदर 25 से 30 फीट नीचे चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई में डूबे मजदूर को बाहर निकाला गया। दरअसल ये मजदूर बिहार के रोहतास जिले का बताया जा रहा है। दरअसल मजदूर सुबह ड्यूटी पर आने के बाद से गायब था, जिसके बाद पानी में हेलमेट तैरता हुआ दिखा, जिसके बाद मजदूर के गायब होने की जानकारी मिली और 1 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मजदूर का शव बरामद किया गया। काम कर रहे थे, काम करते समय ओपनिंग में चले गए। कैसे मालूम पड़ा आपको? अब जैसे सर हम लोग लंच में खाना खाने लगे, तो जिस गैंग में काम कर रहे थे तो 2 घंटा हो गया, तो अगला आदमी बोले 2 घंटा से किधर से चले गए। 2 घंटा से जब किधर से चले गए बोले खोजने, लंच में खाना खाने लगे। हम लोग खाना खाते समय जब हम लोग जुड़ने लगे। फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती हैं।
खबरें जो आपको आईना दिखाती हैं, खबरें जो आपको सचेत कर जाती हैं, उन सभी खबरों पर होती है हमारी नजर। जो होती हैं खबरें आपके सरोकार की, वो खबरें दिखाते हैं हम। DTV भारत, देश के नाम। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता देते हैं, जहां पर पटना केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आने वाले हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर जल्द ही पटना केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आने वाले हैं। दरअसल 7 जून को पटना आने वाले हैं नितिन गडकरी और गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम नीतीश और नितिन गडकरी का साझा कार्यक्रम तय किया गया है। दरअसल बात अगर करें तो गांधी सेतु पुल का दूसरा साइड बनकर तैयार हो गया है और ऐसे में 7 जून को नितिन गडकरी पटना पहुंचने वाले हैं। गांधी सेतु के पूर्वी लेन का वो उद्घाटन करेंगे। सीएम नीतीश और नितिन गडकरी का साझा कार्यक्रम तय किया गया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए सुविधा विस्तार का दावा किया जाता है, लेकिन इस बीच कटिहार से शिक्षा विभाग की अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई। दरअसल जिले के मनिहारी प्रखंड के उर्दू प्राथमिकी विद्यालय को साल 2017 में विश्वनाथ चौधरी आदर्श मध्य विद्यालय आजमपुर गोला में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन कमरों की कमी की वजह से यहाँ कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए सिर्फ एक ही कमरा है और एक ही ब्लैक बोर्ड में एक साथ हिंदी और उर्दू दोनों ही विषय की पढ़ाई की जा रही है। 2017 में शिफ्टेड हुआ है। ये विद्यालय किसी तरह से हम एक रूम दिए हैं जिसमें कि हमको भी काफ़ी दिक्कत है और वो तो एक ही रूम में 1 से 5 क्लास की पढ़ाई हो रहा है जिसमें कि बहुत दिक्कत हो रहा है। ये विद्यालय उर्दू प्राथमिक विद्यालय मनिहारी वार्ड नंबर 14 का है। वहाँ विद्यालय जर्जर हो जाने के कारण से 2017 में हम लोगों ने यहाँ पर
शिफ्ट कर दिया गया है हमें। हाँ, जैसे आपसे बात हुई अभी पता किए हैं तो मध्य विद्यालय में एक उर्दू प्राथमिक विद्यालय शिफ्टेड है, तो उसको एक कमरा दिया गया है, उसी में यह आई है बात। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, विद्यालय की ऐसी स्थिति है लेकिन किसी की नजर नहीं जा रही, क्या कोई परेशानी सुनने वाला नहीं? मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि एक ही ब्लैक बोर्ड पर 2 विषयों की पढ़ाई हो रही है, कमरा नहीं है, इस परेशानियों को सुनने वाला आखिर कोई नहीं है क्या? जी देखिए, यह तस्वीर जो है बिहार में, खास करके बिहार के कटिहार में शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़े कर रही है और कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि बच्चों के भविष्य के साथ आप देख सकते हैं किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ही कक्षा में किस तरह से बच्चों को जो है उर्दू की और हिंदी की 2 सब्जेक्ट की एक साथ विषय की पढ़ाई जो है बच्चों को दी जा रही है, जो कि बच्चों के मतलब दूर दूर तक बच्चों का उससे कोई संबंध नहीं नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस बात पर जब कटिहार के शिक्षा पदाधिकारी से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि इस पर जल्द समाधान किया जाएगा, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह तस्वीर आने से पहले ही इसका समाधान क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई है, जब 2017 में ही इसे विश्वनाथ चौधरी आदर्श मध्य विद्यालय में शिफ्ट किया गया था, तो तब से अब तक आखिर क्लासरूम जो है उनको क्यों नहीं आवंटित किया गया, आखिर एक ही क्लासरूम में कैसे वो बच्चे इतने दिनों तक पढ़ाई कर रहे थे। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और समझने वाली बात है कि अगर एक ही बोर्ड पर 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी तो आखिर बच्चे समझेंगे कैसे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष। तो देखिए, शिक्षा विभाग की एक बार फिर यहाँ पर पोल खुलते हुए क्या ऐसे बच्चों का भविष्य बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और चलिए, गोपालगंज से एक बड़ी खबर आ रही है। जिला उत्पाद विभाग टीम की कार्रवाई की गई है। जिला उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर टीम ने चुलाई शराब और भट्टियों को ध्वस्त किया है। देखिए, लगातार बिहार में शराबबंदी की पोल खुलते हुए हालांकि प्रशासन जरूर कार्रवाई कर रही है। सलेमपुर दियारा में जिला उत्पाद विभाग ने ये कार्रवाई की है और अवैध रूप से शराब बनाने वाला कारोबारी भी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोतिहारी जिले के केसरिया का रहने वाला है कारोबारी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोपालगंज से ये बड़ी खबर, जहां अवैध रूप से शराब बनाने वाला कारोबारी भी गिरफ्तार हुआ है। जिला उत्पाद विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। टीम ने चुलाई शराब और भट्टियों को ध्वस्त किया है, साथ ही साथ एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ गोपालगंज से जुड़ गए हैं। प्रदीप, लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और एक बार फिर से कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी पूजा, चूंकि पूरा मामला गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना इलाके के सलेमपुर दियारा का है, जहां जिला उत्पाद विभाग की टीम ने सैकड़ों लीटर किड़वित पौध विनिष्ट किया है, वहीं चुलाई शराब सहित भट्टियों को ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई में एक शराब कारोबारी को भी जिला उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया शराब कारोबारी मोतिहारी जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के सुंदरापुर गांव निवासी मेवालाल सहनी का पुत्र कुंदन कुमार बताया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर विगत 12 मई शाम मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गोपालगंज समाहरणालय सभा कक्ष भवन में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसपी आनंद कुमार, जबकि उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन हथुआ, अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ राकेश कुमार और एक्साइज अधीक्षक राकेश कुमार सहित जिले के संबंधित थाना अध्यक्ष बैठक में मौजूद थे। इस दौरान अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पदाधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। हालांकि के पाठक के फटकार के बाद से जिला
प्रशासन जो है कि शराब की गतिविधि में जो है कि त्वरित कार्रवाई में जुटा हुआ है। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार फटकार मिलने के बाद उच्च अधिकारियों से फटकार मिलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में है। लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। जिला उत्पाद विभाग की टीम ने यह कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि चुलाई शराब और भट्टियों को ध्वस्त किया है। और चलिए रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रांची में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल मामले में ईडी की कार्रवाई जो है वो सामने आई है। बड़ी खबर, जहां 3 जिलों के खनन अधिकारियों को ईडी ने तलब किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 3 जिलों के खनन अधिकारियों को ईडी ने तलब किया है। दुमका खनन अधिकारी, साहिबगंज और पलामू के अधिकारी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद इन्हें ईडी ने तलब किया है। खनन अधिकारियों से कल ईडी पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सभी ने पद का दुरुपयोग कर खनन सचिव को पहुंचाया था लाभ। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सभी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। दरअसल आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल मामले में लगातार ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और 3 जिलों के खनन अधिकारियों को ईडी ने तलब किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।